मेरे इस चैनल पे आप सभी का वेलकम है। हम लोग आज इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि ये 22 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ था। अगर आप टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अगर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत हेल्प होगी। तो देखते हैं कि किस तरह से कैसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। पार्ट 1 लैंग्वेज पेपर होता है, जिसमें जनरली लोग हिंदी और इंग्लिश ही चूज़ करते हैं। तो ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें आपको 30 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 30% लाना होता है, यानी कि 9 नंबर। अगर आप 9 एबव ला रहे हो तो आप सेव हो। फिर हम लोग देखेंगे कि सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मेरिट लिस्ट बनाता है। अगर आप इसमें अच्छे नंबर स्कोर करते हो तो आपको आपका मेरिट लिस्ट बनेगा इस बेसिस पे। और थर्ड पार्ट जो होता है वो है आपका कंसर्न पेपर, यानी कि आपने क्या चूज़ किया है, बीएसटी चूज़ किया है या फिर ईपीएस, अकाउंटेंसी, जो भी आप लोग चूज़ करेंगे वो पार्ट थर्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, बीएसटी का पेपर। तो बीएसटी में सबसे पहला, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ए जनरल पार्टनरशिप इज, यानी कि पार्टनरशिप का जो है वो इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। अगर किसी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो वो क्या होगी, वो डिसएडवांटेज होगी। और डिसएग्रीमेंट amongst partners, शेयर मैनेजमेंट, डिफिकल्टी ऑफ टर्मिनेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, ये सब क्या होता है, ये सब एडवांटेज होता है। लेकिन डिसएडवांटेज इसमें पूछा गया तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कहीं पे भी कोई भी अगर बिजनेस ऑफ फॉर्म्स है तो उसमें अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है किसी के ऊपर तो वो डिसएडवांटेज ही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 72, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑनरशिप इज। देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट, कंपनी, जॉइंट और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इसमें से सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होगा, तो इसमें से सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि इसको इजी एंड क्लोजर करना, और इसमें क्या होता है कि सीक्रेसी, गोपनीयता बहुत अधिक होती है, इसलिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, वन मैन मल्टीपल वोट्स, नहीं, ये कहीं भी नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। फिर आपका वन मैन वन वोट, वन शेयर वन वोट, नो वोट, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वन मैन वन वोट, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 74, विच इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर। एडवांटेज नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से एडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज पूछा गया है, तो डिसएडवांटेज अगर यू आर, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि यू आर योर ऑन बॉस। तो अगर आप खुद के मालिक हो तो ये तो अच्छी बात है, और अगर सारा प्रॉफिट आप रख रहे हो, सारा प्रॉफिट अगर आप रख रहे हो तो ये भी अच्छी बात है। और यू हैव मैक्सिमम प्राइवेसी, अगर प्राइवेसी बहुत है तो ये भी सही बात है। इस्टेब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग योर बिजनेस इज सिंपल, ये भी ठीक है। अगर सभी सही है तो गलत तो ई ही होगा। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज योर लीगल स्ट्रक्चर, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। विच इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज, नॉट डिसएडवांटेज, यानी कि एडवांटेज पूछ रहा है तो कॉम्प्लेक्स, कोई भी चीज़ अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो तो डिसएडवांटेज होगा। शेयर ऑनरशिप, अगर शेयर कर रहे हैं तो ये भी डिसएडवांटेज ही होगा। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर फ्लेक्सिबिलिटी में कमी देखी गई है तो ये भी डिसएडवांटेज ही होगा। पर्सनल फिनेंशियल लायबिलिटी, ये भी डिसएडवांटेज ही है। लेकिन ईज़ ऑफ रेजिंग फंड्स, ये क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा, कि आप अपना मतलब ईजिली आप रेज कर सकते, कैपिटल फॉर्मेशन ईजिली आप कर सकते हो, ये तो क्या होगा, ये एक एडवांटेज है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ डैश रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। किसमें कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करना, क्या ये सोल प्रोप्राइटर में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप में भी नहीं है। पार्टनरशिप में ये कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है।
और जॉइंट हिंदू फैमिली ये तो बिजनेस, ये फैमिली बिजनेस है, इसमें तो कोई भी कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। ओके, नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट देखेंगे 77। A dash is a person who provides some of the capital for a business but who does not take an active part in a managing business। वैसा ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप से पूछा जा रहा है। तो इनएक्टिव पार्टनर तो ऐसा कुछ कोई पार्टनर होता ही नहीं है, और स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर वैसा पार्टनर है जो अपना सिर्फ नाम यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है? नेम यूज़ करता है। सीक्रेट पार्टनर ये मैनेजमेंट और कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, मैनेजमेंट में भी भाग लेता है, लेकिन ये क्या है कि ये इसको जनता नहीं जानती है, यानी कि अननोन पर्सन होता है ये, अननोन, इसको जनता क्या है, नहीं जान रही है। एक्टिव पार्टनर तो मैनेजमेंट और कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सारा कुछ ये मतलब सारी एक्टिविटी में ये पार्ट रहता है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा कौन सा? स्लीपिंग पार्टनर। यानी कि इसका आंसर होगा कि वह पार्टनर जो कैपिटल लगा रहा है और मैनेजिंग एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले रहा, तो ऐसे पार्टनर को क्या कहेंगे? वैसे पार्टनर को कहेंगे स्लीपिंग पार्टनर। ओके, फिर क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, तो बचा क्या? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा टैक्स होता है? ये होता है तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स किस टाइप का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, अ पार्टनर हु अलाउज द पार्टनरशिप फर्म टू यूज हिज हर नेम। देखो यहाँ पे पूछा है ना कि सिर्फ अपना नाम यूज करता है, तो वो कौन सा पार्टनर हो जाएगा? वो हो जाएगा नॉमिनल पार्टनर, जैसा कि ऊपर ही हम लोग देख चुके हैं कि नॉमिनल पार्टनर कौन है, स्लीपिंग पार्टनर, और सीक्रेट पार्टनर कौन है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। 80 क्वेश्चन नंबर है, डैश पार्टनर इज एन इन्वेस्टेड पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द डेली ऑपरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। देख रहे हो पार्टनरशिप से कितना क्वेश्चन आया है। तो पार्टनरशिप का टाइप्स बहुत अच्छे से करना है हम लोगों को। तो देखो क्या बोल रहा है कि वैसे पार्टनर, कौन सा पार्टनर कहलाएगा जो डेली ऑपरेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, तो वो क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, एक्टिव पार्टनर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज फाउंड इन द ईयर। तो क्या बोल रहा है कि ये जो इंश्योरेंस, ये IRDA ये कब फाउंडेड हुआ है, इंडिया में कब फाउंडेड हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे एक्ट ये पूछता कि इनफोर्स कब हुआ, तो ये 2000 में इनफोर्स हुआ। अगर इनफोर्स बोलेगा तो 2000, और अगर फाउंडेड बोलेगा तो 1999। और किसके सिफारिश पर, कौन सा कमेटी था? तो इसमें था मल्होत्रा कमेटी। कौन सा कमेटी था? मल्होत्रा कमेटी। ये मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग ए पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने में कितना मिनिमम शेयर होल्डर्स का आवश्यकता होता है? तो ये 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी। देखो प्राइवेट में क्या हो जाएगा? प्राइवेट में तुम्हारा ओपीसी में तो 1 ही होगा, ओपीसी में 1 मेंबर होता है, मिनिमम मेंबर 1। प्राइवेट में मिनिमम कितना होता है? 2, और मैक्सिमम हो जाएगा 200। और इसमें क्या होता है? मैक्सिमम अनलिमिटेड, कोई लिमिटेड नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। प्राइवेट पब्लिक में कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 83, मिनिमम नंबर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। देखो प्राइवेट कंपनी में अभी बताया ना कितने मिनिमम नंबर होने चाहिए, तो दो मिनिमम नंबर होने चाहिए। इक्विटी शेयर आर, ये हो जाएगा नॉन रिडीमेबल, नहीं, ये तो डिवेंचर का टाइप से, इक्विटी रिडीमेबल ये भी डिवेंचर का टाइप से, नॉन ट्रांसफरेबल, तो इसमें हो जाएगा इक्विटी शेयर ट्रांसफरेबल होता है। नेक्स्ट है 85, जो कि क्या पूछ रहा है? अ डैश नॉर्मली नॉन एज ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर किसको कहते हैं? तो ऑर्डिनरी शेयर, इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर। नेक्स्ट है 86। 86 में क्या पूछ रहा है
56 में पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इज प्रॉफिटेबल। हाँ, प्रॉफिटेबल होता है। लिस्ट रिस्की, मोस्ट रिस्की, नॉन प्रॉफिटेबल। तो ये मोस्ट रिस्की होता है। कैसा होता है? इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं हम लोग इक्विटी शेयर में तो वो किस तरह का नेचर होता है? तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। फिर शेयर वारंट आर इशूड बाय विच कंपनी? शेयर वारंट कौन इशू कर सकता है? एनजीओ, नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, एचयूएफ। तो ये हम लोग जानते हैं जैसा कि ये पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है। तो इसमें क्या होगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। शेयर वारंट कौन इशू करता है? तो पब्लिक कंपनी इशू करती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्ट टर्म फिनेंस। शॉर्ट टर्म फिनेंस कौन सा है? देखो, लोन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लोन क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये शॉर्ट टर्म होता है, मॉर्गेज ये लॉन्ग टर्म होता है, बॉन्ड्स ये लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन इसमें लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकते हैं, लेकिन लोन यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग तो ऑप्शन नंबर बी को ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा ये बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 89। वेयर वॉज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज सेटअप इन इंडिया? तो इंडिया में सबसे पहला स्टॉक यानी कि स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखो, यहाँ पे दो तरह का स्टॉक एक्सचेंज होता है। 23 स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो फंड, वो दो है। तो दो कौन सा है? एक है एनएसई और एक है बीएसई। तो देखो, इसका इस्टेब्लिशमेंट डे कब है? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1992 और इसका है 1875। तो कौन सा सबसे पहला होगा? तो बीएससी ही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी। तो सेटअप कहाँ होगा? बॉम्बे में ही होगा। फिर नेक्स्ट है कि नेट प्रॉफिट इज द। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, फिर टैक्सेस सारा डिडक्ट होने के बाद जो प्रॉफिट बचता है किसी कंपनी में, उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। तो देखो, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? चलो पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ मनी योर बिजनेस अर्न्स बिफोर। बिफोर तो कभी हो ही नहीं सकता, आफ्टर ही होगा। आफ्टर डिडक्टिंग, कुछ भी डिडक्ट करेंगे बाद में वही होगा। बिफोर, यहाँ भी ये भी एलिमिनेट हो गया, इसी तरह से ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर बोल रहा है अमाउंट ऑफ मनी योर बिजनेस अर्न्स आफ्टर डिडक्टिंग। हाँ, ये हो सकता है, इसको अभी रखते हैं। प्रॉफिट अ बिजनेस मेक्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द कॉस्ट आर डेट आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में भी हो सकता है। और यहाँ देखते हैं अमाउंट ऑफ मनी योर बिजनेस अर्न्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑपरेटिंग इंटरेस्ट टैक्स एक्सपेंसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, यहाँ पे सी बोल रहा है ऑपरेटिंग एंड टैक्स एक्सपेंसेस ओवर अ गिवन पीरियड। यहाँ तो कोई पीरियड का बात ही नहीं होना, तो ये भी नहीं ही होगा, ये नहीं होगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ई। क्यों? ई में साफ बोला जा रहा है कि ऑल ऑपरेटिंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पे 91 पहले। 91 क्या कह रहा है? हाउ कैन अ मेंबर रिजाइन फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर कोई मेंबर निकलना चाहता है, किसी को छोड़ना है, वो जो ग्रुप है, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रुप बनता है, तो उसमें कैसे छोड़ा जाता है? तो उसमें देखो, एक होता है कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने शेयर को। तो ट्रांसफ़र तो शेयर किसी में भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में नहीं, सिर्फ पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? विदड्रॉइंग हिज कैपिटल, इसके द्वारा वो क्या करेगा कि वो रिज़ाइन कर सकता है। नेक्स्ट है 92। 92 कह रहा है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के में क्या रिक्वायरमेंट है? तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। इसका ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। देखो, यहाँ पे ओपीसी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? तो 1 होने चाहिए। प्राइवेट में कम से कम 3, ये कम से कम 2 होने चाहिए। फिर पब्लिक में 3 होने चाहिए, पब्लिक में 3 होने चाहिए, और पब्लिक में 3 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? तीनों में 15 होने चाहिए, मैक्सिमम 15 होने चाहिए। तो ये होता है कंपनी के लिए। नेक्स्ट है
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर, अनटेक्ट का हेडक्वार्टर पूछा गया तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फॉल्स डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा गया तो कौन सा फॉल्स है, फॉल्स पूछा गया है। तो देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंसेस ऑफ डेबिट और तो ये तो सही है। फिर ये भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली ऑन द बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रा एसेट्स, तो ये भी सही ही है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ क्रेडिट, देखो यहाँ क्रेडिट बोला गया जबकि एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो ये फॉल्स है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये फॉल्स है, डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट बोला गया जबकि नेचर होता है एक्सपेंसेस का तो उसको डेबिट करते हैं। नेक्स्ट फिर देखते हैं कि WTO, तो WTO का हेडक्वार्टर पूछा गया तो इसका हेडक्वार्टर क्या होता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। फिर नेक्स्ट पूछा गया है डैश इज एन एरिया विच इन विच द बिजनेस एंड ट्रेड अलाउज डिफरेंट लॉ रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, ऑप्शन ए WTO। फिर 97 में क्या बोला, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया टू रिकॉग्नाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मॉडल इन प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट विद एशिया, EPZ का बोला गया है, EPZ यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो है 1963 और ये कहाँ पे है, तो ये है कांडला गुजरात, ये कांडला गुजरात में है, कहाँ है, तो ये कांडला गुजरात में है। 98 फिर अगेन WTO से क्वेश्चन है, तो WTO वाज फाउंडेड ऑन, WTO का इस्टेब्लिशमेंट डे पूछा जा रहा है, तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब होगा, तो WTO 1995 यानी कि 1 जनवरी 1995 को इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। फिर क्या पूछा जाए, फिर अगेन WTO से ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स डज WTO हैव, तो WTO में कितने मेंबर हैं, अभी जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग 164 होगा, ऑप्शन बी होगा, लेकिन नाउ अब जो हो गया है इसमें 2 कंट्री और जुड़ गए हैं तो ये अब हो गया है 166। विच कंट्री डज नॉट हैव ए बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया, इंडिया किसके साथ बायलेटरल द्विपक्षीय व्यापार समझौता नहीं करता, तो किसके साथ नहीं करता, थाईलैंड के साथ करता है, जापान के साथ, मलेशिया के साथ, श्रीलंका के साथ, सबके साथ करता है, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 101, डैश फोकसेज ऑन ग्रांटिंग राइट्स टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा है जो राइट्स देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, लाइसेंसिंग है जिसमें अधिकार देता है दूसरे को अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए। फिर 102 में क्या बोल रहा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, देखो सबसे पहले जानते हैं कि इंश्योरेंस का प्रिंसिपल कितना होता है, तो इंश्योरेंस का प्रिंसिपल होता है 7, जिसमें से ये है अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, फिर ये तुम्हारा लॉस ये मिनिमाइजेशन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन, लॉस मिनिमाइजेशन होता है, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा आंसर नंबर ई। और 2 कौन सा प्रिंसिपल होता है, एक होता है कंट्रीब्यूशन, एक प्रिंसिपल होता है कंट्रीब्यूशन, फिर एक होता है प्रॉक्सिमेट कॉज, एक प्रिंसिपल है, तो टोटल 7 प्रिंसिपल हमारे हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट फॉर द एक्सपोर्ट गुड्स, तो देखो इसमें ऑप्शन ए बोल रहा है कि कार्गो रिलीज ऑर्डर, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल फॉर्म, टर्मिनल हैंडलिंग रिसीट, इंपोर्टिंग टेक्निकल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, ये सारे होते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं होते हैं और ये भी नहीं होते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि BPSC बोर्ड ने जो आयोग है उसने ऑफिशियल आंसर तो ऑप्शन नंबर ए को माना है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इंपोर्टिंग करके कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, लेकिन हम लोग ऑफिशियल आंसर ही मानेंगे, तो इसका आंसर होगा कार्गो रिलीज ऑर्डर, ये
ये डॉक्यूमेंट नहीं है एक्सपोर्ट गुड्स में। नेक्स्ट है 104, वन कंपनी एग्रीज विथ अनदर टू प्रोड्यूस कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट ओवर ए स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कौन सा जो ये कंपनी एग्रीज करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर कोई काम करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेमवर्क में काम होता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो देखो वेविंग कॉटिंग है, कॉटन सिल्क वेविंग है होता है, मेटल हैंडीक्राफ्ट भी होता है, आर्टिसनल क्राफ्ट भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिशरी। फिशरी जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में नहीं आता है। फिर नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रिटेलर प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज टू देयर कस्टमर। डोर टू डोर सर्विसेज किस में होता है, तो ये पेडलर्स एंड हॉकर्स होगा, ऑप्शन सी होगा। फिर नेक्स्ट है मधुबनी आर्ट इज फ्रॉम विच रीजन ऑफ बिहार। बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है मधुबनी आर्ट, तो ये मिथिला रीजन से संबंधित है। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या नहीं है, पेइंग एंड कलेक्टिंग द क्रेडिट ये होता है। फिर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, इसको अभी रखते हैं। फिर बुलियन ट्रेडिंग ये भी होता है। मनी रिमिटेशन ये भी होता है। इशूइंग करेंसी, हाँ देखो ये नहीं होता है, ये भी होता है, लेकिन इशूइंग करेंसी जो है वो मोनोपोली है किसका, आरबीआई का। इशूइंग करेंसी सिर्फ और सिर्फ करेंसी कौन इशू कर सकता है, आरबीआई ही। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, एवरी कंपनी विच नीड्स टू कंप्लाई विद द CSR प्रोविजंस हैव टू स्पेंड। कह रहा है कि कोई भी कंपनी, CSR का मीनिंग क्या होता है, CSR मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किसी भी कंपनी को यानी कि कुछ सोशल वेलफेयर के लिए भी खर्च करना होता है, तो उसका कितना परसेंटेज, तो 2% इसका होता है। इसका आंसर क्या होगा, 2%। देखो कोई भी कंपनी अगर उसका 1000 टर्नओवर है या फिर 500 करोड़, 1000 CR टर्नओवर, 500 करोड़ नेटवर्थ और 5 करोड़ अगर उसका नेट प्रॉफिट है, तो उसको क्या करना होगा, 2% उसको सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करना होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 110 में क्या पूछ रहा है, एमआरपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड है ई टेलिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिटेल। ई कहीं पर भी हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन इसमें से नहीं है, तो मैनेजमेंट में ट्रेडिंग आता है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग होता है, ये मैनेजमेंट का फंक्शन है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग है ये कोई फंक्शन नहीं है, मैनेजमेंट का कोई फंक्शन नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट पूछ रहा है द आइडियल रेशियो, करंट रेशियो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो पूछ रहा है कितना होता है, तो ये होता है 2:1 करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी, ये होता है करंट रेशियो का फॉर्मूला। नेक्स्ट है डैश आर ट्रू टू देयर नेम बाय कैरिंग अ डीप असॉर्टमेंट ऑफ ब्रांड्स, स्टाइल्स और मॉडल्स विद इन अ रिलेटिव नैरो कैटेगरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेशल स्टोर। स्पेशल स्टोर में एक कैटेगरी, ब्रांड और स्पेशल आइटम्स रखा जाता है। वैसे तो इसका आंसर डी भी हो सकता है क्योंकि ये कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो बीपीएससी है उसने ऑप्शन नंबर बी को सही माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, डैश प्ले अ विटल रोल इन गिविंग क्रेडिट एक्सेस टू द पुअर एंड दिस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल इन पॉवर्टी एलिविएशन। यानी कि पॉवर्टी को कम करने के लिए जो क्रेडिट एक्सेस, जो पुअर लोग को क्रेडिट एक्सेस दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो ये होता है, ये कॉर्पोरेट सोसाइटी का है और इसको किस नाम से जानते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से इसको जानते हैं। इसको क्या कहते हैं,
सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसका हो जाएगा, पहले देखते हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, प्रॉफिट, अर्निंग, अर्निंग रेवेन्यू, अर्निंग रेवेन्यू होता है ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट अर्निंग के लिए भी किया जाता है, इनोवेशन देखा जाता है बिजनेस में, प्रोडक्टिविटी भी होती है, बट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है आरबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो ये हुआ था, इस्टेब्लिश्ड पूछा गया है, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1935। अगर एक्ट पूछता, अगर इसका एक्ट पूछता तो ये हो जाता, ये एक्ट है, ऑप्शन नंबर ए एक्ट है, और इस्टेब्लिशमेंट डे 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट है हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का प्रेजेंट गवर्नर कौन है, जब मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम था श्री शक्तिकांत दास, लेकिन अभी कौन है, संजय मल्होत्रा, अभी कौन है, रिसेंटली कौन है आरबीआई के गवर्नर, संजय मल्होत्रा है। ओके, नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये होगा इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट है LIC, LIC वाज फाउंडेड ऑन, LIC कब फाउंड हुआ था, तो इसका हो जाएगा 1 सितंबर 1956। फिर नेक्स्ट है एक्सिम पॉलिसी इज ऑल्सो नॉन एज, एक्सिम पॉलिसी को और किस नाम से जानते हैं, तो एक्सिम पॉलिसी को इसका नाम ही है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो ये हो जाएगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड्स, टर्शियरी सेक्टर्स में क्या इंक्लूड होता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, सर्विसेज, प्रोसेसिंग मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सर्विसेज, सर्विसेज को ही, ऑप्शन नंबर बी, सर्विसेज को ही क्या बोला जाता है, टर्शियरी सेक्टर बोला जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट द फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई डैश माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई रेवेन्यू पर यूनिट, डिवाइडेड बाई रेवेन्यू पर यूनिट, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 124 Anmol purchased a bike for ₹75,000 and he sold it for ₹55,000, यानी कि लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज इसमें पूछा है, लॉस कितने का हो रहा है, तो इसमें लॉस हो रहा है तुम्हारा 20,000 का, कैसे, 75 माइनस 55 हो जाएगा 20,000, 20,000 किस पे लॉस हो रहा है, 75 पे, 75 इंटू 100, तो ये 3 जीरो यहाँ से गया, ये 25 का टेबल में 4 और ये 3, तो 20 इंटू 4 80 और 3 नीचे बचा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 6 20, यानी कि 6 बार में 18, 6 बार में 18, एक मिनट देखो, 80 को अगर 3 से करेंगे तो 2 बार में हो गया ये 6, फिर ये 2 बचा और ये 6 बार में होता है 18, फिर यहाँ 2 होगा, यहाँ पॉइंट होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 26.67%। ओके, नेक्स्ट है मोनिका टेक्स अ लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, और फिर क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट शी हैड टू पे द इन, यानी कि अमाउंट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट का क्या हो जाएगा, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट इस पर कितना लगेगा, ये 10,000 है, 10,000 का 10% इंटरेस्ट है, वो भी कितने ईयर के लिए, 1, तो 1 के लिए, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ से गया 1,000 इंटरेस्ट है, और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस I, तो इंटरेस्ट है 1,000 और P है तुम्हारा 10,000, यानी कि 10,000 प्लस 1,000, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,000, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द बेस्ट इकोनॉमी, तो बेस्ट इकोनॉमी क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट इकोनॉमी है, तो ये पटना का ही हो जाएगा, पटना बेस्ट इकोनॉमी है, बिहार का बेस्ट इकोनॉमी है पटना। नेक्स्ट है 127 कॉम्पेरेटिव एडवांटेज इज एन इकोनॉमिक थ्योरी क्रिएटेड बाय, कॉम्पेरेटिव एडवांटेज थ्योरी कौन दिया, तो ये डेविड
रिकार्डो दिए हैं। कितना में? तो ये 1776, ये भी जरूर याद रखिएगा। एडम स्मिथ क्या है? एडम स्मिथ ने कौन सा थ्योरी दिया है? तो ये दिया है ये मर्केंटिलिज्म थ्योरी, मर्केंटिलिज्म थ्योरी एंड एक और है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दिया है? तो ये दिए हैं एडम स्मिथ ने। ऑलिन एंड हैकर्स क्या दिए हैं? तो ये फैक्टर इन्वॉल्वमेंट का थ्योरी दिए हैं। ओके, नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फर्म्स रिकॉग्निशन ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा 128 का? 128 का हो जाएगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फर्म्स रिकॉग्निशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह का? रेवेन्यू मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग, ग्रोथ मेकिंग? नहीं, ये सोशल ऑब्लिगेशन के लिए ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म किया गया है। ADR स्टैंड फॉर, ADR का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ADR का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच आउट ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल कितना प्रिंसिपल है कि रेम्यूनरेशन, तो ये प्रिंसिपल है। सेल्फ स्टीम, क्या ये प्रिंसिपल है? तो नहीं, ये मैस्लो साहब ने दिया था। मोटिवेशन को 5 लेवल में बांटा गया था, जिसमें से सेल्फ स्टीम है। और हेनरी फ्यूल ने ये सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल है, सही है, ये भी प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, लेकिन सेल्फ एस्टिमेशन ये नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है 130, 130 में 131 फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है? तो FW टेलर। टेलर क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। और अगर सिर्फ फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट कुछ भी पूछेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर होगा हेनरी फ्यूल। लेकिन अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट का पूछेंगे तो FW टेलर। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का टाइप नहीं है, तो करंट रेशियो लिक्विडिटी का टाइप होता है। क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो ये भी होता है। कैश रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो ये भी होता है। नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो ये भी होता है। टोटल करंट एसेट को ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है? नेट वर्किंग एसेट होता है, तो उसका तो निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो रिटर्न ऑन एसेट है ये नहीं होता है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Next है dash is the percentage of sales left after accounting for COGS, cost of goods sold as well as the normal operating expenses। एग्जाम्पल ये, तो ये क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से जो अगर सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेल्स ये नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर घटाते हैं तो क्या निकल कर आता है? तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन निकल कर आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Dash is a successor to VAT value-added tax used in India only the supply of goods and services. It is a comprehensive multi-stage destination-based tax। ये तो सारा डेफिनेशन ही बता दिया है किसका? तो ये GST का डेफिनेशन है। GST क्या होता है? मल्टी स्टेज टैक्स है, कॉम्प्रेसिव है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? तो ये GST है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, GST। नेक्स्ट है 135 में है द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द बेस ईयर इज कन्वेंशनली सेट टू इक्वल। क्या होता है? अगर किसी इंडेक्स नंबर निकालते हैं, बेस मानते हैं, तो क्या मानते हैं? बेस उसका हमेशा 100 मानते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है a shopkeeper sold an article for rupees 180 by making a profit of 20%. If the shopkeeper offered a discount of rupees 30 on the marked price, then what is the marked up percentage? यानी कि marked percentage का क्या पूछा है? तो देखो 20% प्रॉफिट हो रहा है, ये तुम्हारा है 20%, यानी कि इसको अगर रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5। 5 क्या है? CP है, और ये प्रॉफिट है। SP क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा तुम्हारा 6, यानी कि SP यहाँ क्या दिया हुआ है? 80। 6 यूनिट बराबर 80 है, तो यानी कि इसका आंसर आएगा 30। तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुने यानी कि 150। 5 गुने 30 150। अब क्या पूछ रहा है कि उसको डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट कितना दिया गया? 30 रुपीज का। तो देखो अगर छूट नहीं दिया जाता तो उसका SP क्या हो जाता? जो मार्क वैल्यू था, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट करते हैं तो वो अंकित मूल्य आता है ना। अगर नहीं दिया जाता तो क्या होता? तो मार्क प्राइस हो जाता ना, ये इसका क्या हो जाता? 180 प्लस 30,
30 होता, यानी कि 210 इसका प्राइस होता अगर डिस्काउंट नहीं देते, दे दिए हैं तो अब क्या बोल रहा है कि इसका जो अंकित मूल्य है मार्क प्राइस, उसका परसेंटेज क्या होगा। तो ये दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि 210 से 150 को माइनस करेंगे तो 60 आएगा। 60 बाई ये 150 सीपी 150 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो घटा, एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, और ये क्या है 5 2 जा 10, और ये हो गया 5 3 जा, ये 3 2 बार में, यानी कि 40%। इसका आंसर क्या हो जाएगा 40%। ठीक है, समझ में आया। मार्क प्राइस से परसेंटेज क्या हो जाएगा 40%। अब नेक्स्ट है गैंग प्लैंक इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। गैंग प्लैंक किससे संबंधित है, तो गैंग प्लैंक स्केलर चेन से संबंधित है। नेक्स्ट 138 में पूछ रहा है a leadership style that is characterized by individual control over the all decision and little input from the group of member। लिटिल इनपुट डालता है कौन, किस टाइप का लीडरशिप में, तो ये लीडरशिप हो जाएगा ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, तुम्हारे बॉस के पास होता है, लीडर के पास होता है, और फॉलोवर के पास बहुत कम ही पावर दिया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, नेक्स्ट है 139 which amongst the following is not under the rural development scheme of the government। पीएम आवास योजना, ये तो रूरल होगा ही। महात्मा गांधी, ये भी रूरल एरिया के लिए ही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अगर ग्रामीण है तो रूरल ही होगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये भी रूरल एरिया से डिपेंडेंट है। दीनदयाल उपाध्याय, ग्रामीण है तो ये तो डेफिनेटली पांचों में से तो कौन हो सकता है, ये पांचों में तो ए ही सुटेबल है कि ए ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें से बोला गया पीएम आवास योजना, तो ये नहीं कि रूरल या अर्बन, ये दोनों में मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा पीएम आवास योजना। नेक्स्ट है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड विच वाज साइन इन 1947 इज मल्टीलेटरल एग्रीमेंट रेगुलेटिंग ट्रेड अमॉन्ग्स्ट डैश कंट्रीज। तो इसमें कितने, मतलब गैट में पूछा जा रहा है कि कितने कंट्री शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें 153 कंट्री शामिल है। और गैट को कौन रिप्लेस किया है, तो गैट को WTO रिप्लेस किया है कब, 1 जनवरी 1995 को रिप्लेस करके WTO का फाउंड हुआ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वेयर हाउस टाइप। वेयर हाउस में कौन सा, किस चीज को नहीं रखते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस का पार्ट है। फिर फुलफिलमेंट ऑफ सेंटर्स, ये भी है। कोल्ड स्टोरेज, बल्क स्टोरेज, तो ये सब तो वेयर हाउस का पार्ट है। लेकिन मॉम एंड पॉप, ये अजीब ऑप्शन ही अजीब लग रहा है, इसलिए ऑप्शन ई होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 142 The Securities and Exchange Board of India was constituted as a non-statutory body on non-statutory body कब था, जो बोल रहा है एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 1988 तक ये क्या था, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। लेकिन ये 1992 में क्या हो गया इसका, ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया है। तो अगर इन्फोर्समेंट पूछेगा तो 1992, और अगर स्टैब्लिशमेंट डे पूछेगा तो 12 अप्रैल 1988। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसमें से कौन सा नहीं है, तो नो पॉवर्टी ये है इसका गोल। जीरो हंगर होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन ये भी है। फिर एक्शन ऑन डिफॉरेस्ट्रेशन, क्लाइमेट एक्शन तो होना ही चाहिए। लेकिन डिफॉरेस्ट्रेशन ये किसी का भी ऑब्जेक्टिव या गोल नहीं हो सकता, डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है विच सैलिएंट फीचर्स ऑफ MSMED यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 मेंशन बिलो इज फॉल, कौन सा फीचर्स नहीं है, तो इसको तो देखना होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज हैव डिफाइंड इन टर्म्स द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग
एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग एज अंडर माइक्रो एंटरप्राइज अप टू ₹30 लाख मैन्युफैक्चरिंग हैज, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि इसमें से। नेक्स्ट है 145, लेजिस फेयर लीडरशिप ऑल्सो नॉन एज, लेजिस फेयर को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको किस नाम से जानते हैं? ऑटोक्रेटिक में तो सारा, डेलीगेटिव लीडरशिप में तो अपना काम सबऑर्डिनेट को देते हैं, ऑटोक्रेटिक में सारा लीडर के हाथ में ही होता है सारा पावर, और डेमोक्रेटिक में डिसेंट्रलाइज किया जाता है पावर को, सर्वेंट लीडरशिप ये नहीं होगा। लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, जिसमें क्या डेलीगेट करते हैं, डेलीगेटिव लीडरशिप यानी कि काम को बांटते हैं। लेजिस फेयर लीडरशिप ऑल्सो नोन एज डेलीगेटिव लीडरशिप। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सब ट्रेहेंडो ऑफ प्रोपर्शन, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनाइटेड नहीं, यूनाइटेड पास इंटरफेस नहीं, यूनाइटेड प्री पेमेंट नहीं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 में किसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? तो देखो ये सेबी का क्या हो जाएगा एस्टैब्लिशमेंट डे? 1988, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। फिर एलआईसी का हो जाएगा 1956, और इरडा का हो जाएगा, ये भी हम लोगों ने देखा 1999। तो इसमें से बचा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1948 में आईएफसीआई का एस्टैब्लिशमेंट डे है। आईएफसी का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये ऑप्शन ए होगा 1948। मैनेजमेंट इज डिफाइंड, एक मिनट, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज the process of planning and organizing the resources and activities of business to achieve a specific goals in the most effective and efficient manner possible। तो ये क्या आगे भी पढ़ लेते हैं, ये तो सही है, और आगे देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये तो सही है। फिर है तुम्हारा मैनेजमेंट इज डिस्टिंक्ट प्रोसेस consisting of planning, organizing, actuating and controlling, perform, determine of, ये भी होगा। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद पीपल फॉर्मली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, सभी के सभी सही है मैनेजमेंट के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन में कौन सा है रिलेटिव डिस्पर्सन? देखो डिस्पर्सन दो तरह के होते हैं, एक होता है रिलेटिव डिस्पर्सन और एक होता है तुम्हारा एब्सोल्यूट डिस्पर्सन। तो रिलेटिव डिस्पर्सन में एब्सोल्यूट में आ जाता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, और अगर को इफिशिएंट लगा हो किसी भी चीज में तो वो सारे क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डिस्पर्सन। तो ये सभी के सभी क्या है? रिलेटिव डिस्पर्सन है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।